वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्टिंग हरियाणा स्टेट सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विसेज, यानी कि HSAS के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसे कंसर्न जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस है इस एग्जाम में, किस टॉपिक से क्या क्या और कितने मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस की। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम जो डिस्कस करेंगे ये 6 फरवरी 2023 का जो लेटर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का HSAS के रिगार्डिंग। तो 6 फरवरी 2023 में जो भी सिलेबस दिया है उसको भी डिस्कस करेंगे और इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट जो है कि हरियाणा सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी, फिर एग्जाम कैसे होगा, इन सब के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है और ऑर्डिनरी ब्रांच। तो पार्ट 1 में आपके 5 पेपर होते हैं, पार्ट 2 में 4। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 9 पेपर आपके SAS के होते हैं। ऑर्डिनरी के अलावा एक दूसरा LAD लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट का भी एग्जाम होता है। जो ऑडिटर होते हैं ये वो एग्जाम देते हैं, वहां SO लगते हैं। ऑर्डिनरी ब्रांच की बात करें तो ऑडिट वालों को छोड़कर बाकी जो बच गए वो ऑर्डिनरी ब्रांच में रहते हैं। तो इस लेटर में जो बताया गया है कि नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड 2 दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन दी हैं, विच आर एनक्लोज्ड हियर विद। यहाँ एनक्लोज की गई है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, अनेक्शर दिए गए हैं। फर्दर SAS एग्जामिनेशन इन फ्यूचर विल बी कंडक्टेड एज पर गाइडलाइंस। जो अनेक्शर 1 एंड 2 नीचे दिए गए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके गाइडलाइंस जो दी गई हैं उसके हिसाब से एग्जाम होंगे। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो फॉलो होंगी। तो अभी की अगर हम बात करें कि 2024 अभी यही लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अभी एक कोरिजेंडम आया था जो कि रूल नंबर 14 है, उसमें HOD के सिग्नेचर कंसर्न अगर पावर डेलीगेट की गई है एडिशनल डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, जो अभी कोरिजेंडम आया था रूल 14 का। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेशंस फॉर कंडक्टिंग ऑफ हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन, एनेक्शर 1 की अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एनेक्शर 1 में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। एनेक्शर 2 आगे जो भी सिलेबस वगैरह है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होती है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं अकाउंटिंग वर्क के, तो दूसरे शब्दों में कहें तो अकाउंटिंग के जो एक्सपर्ट होंगे उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ये एग्जाम करवाती है SAS का, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। तो ये इसलिए करवाया जाता है कि क्वालिफाइड ट्रेंड अकाउंट्स पर्सनल उनको डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में मिल सके, यानी कि अपनी पूर्ति करने के लिए उनको क्वालिफाइड ट्रेंड अकाउंट्स पर्सनल चाहिए, जिसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है गवर्नमेंट। द सेड एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग नॉर्म्स। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है कि ये जो एग्जाम है SAS का, ये किसी इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी या किसी दूसरी एजेंसी से जो समय दर समय पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा उसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट होंगे। सेकंड, एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि SAS 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। जो भी बाकी और कंडीशंस हैं उसके कंडीशन पूरी होंगी तभी वो कर पाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो ग्रुप
बी और सी के एम्प्लॉय जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जो बैचलर डिग्री जिनके पास है या उसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनको डिफेंस इक्विवेलेंट की डिग्री देता है, तो वो इक्विवेलेंट भी यहाँ पर मान्य है। रेगुलर सर्विस की अगर हमने बात की तो कम से कम 3 साल की सर्विस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, उसके बाद ही ये एग्जाम दे सकते हैं। तो इन दीज इंस्ट्रक्शंस और नॉर्म्स रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन ए पोस्ट ऑफ ग्रुप बी और सी, तो ग्रुप बी और सी के एम्प्लॉय ये एग्जाम दे सकते हैं। और इक्विवेलेंट पोस्ट या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट पोस्ट है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। पोजेसिंग ए बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, कि उनके पास बैचलर डिग्री होना भी जरूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट भी चलेगा। जैसे हमने बात की थी कि डिफेंस पर्सनल होते हैं तो उनको डिफेंस इक्विवेलेंट, बीए इक्विवेलेंट या कहें कि बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देती है, तो वो भी यहाँ पर मान्य है। एंड हैविंग रेंडर्ड मिनिमम 3 years रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस ऑन एनी ऑफ द ग्रुप बी एंड और सी पोस्ट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तो हमने जो बात की थी कि 3 साल की रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होनी चाहिए, उस एम्प्लॉय की ग्रुप बी और सी का एम्प्लॉय होना चाहिए, बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट, ये कंडीशंस दी गई हैं। फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड जो यूज किया गया है उसका मतलब क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल है, बोर्ड जो भी कारपोरेशन कोई है, फेडरेशंस कोई है, तो ये जो भी हैं अथॉरिटीज होली ओन्ड, या तो पूरा उनका ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड हों, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है। तो सीधे से शब्दों में यहां बता दिया गया है कि यूनिवर्सिटीज, बोर्ड, कारपोरेशंस, फेडरेशंस ये सब इसमें शामिल हैं। फिर यहां पर एक्सेप्शन दी गई है। अपवाद क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे कि हरियाणा विधानसभा, एचपीएससी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इनमें जो भी एम्प्लॉय हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनका एग्जाम क्लियर करना ही यहाँ पर जो ग्रुप सी की पोस्ट जो 4600 ग्रेड पे की है, हरियाणा स्टेट अकाउंट्स सबऑर्डिनेट सर्विस, इस कैडर में उनका अधिकार नहीं होगा कि वो कोई क्लेम कर पाएंगे कि हाँ हमें यहाँ ज्वाइन करवाओ। तो उसकी कंडीशन दी गई है। तो क्या क्या यूज किया है वर्ड, उसको हम देख लेते हैं कि एचपीएससी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या फिर हरियाणा विधानसभा के जो भी एम्प्लॉइज हैं हु वांट टू अपीयर इन द हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन में बी अलाउड, उनको अलाउ किया जा सकता है, यानी कि एग्जाम दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन। लेकिन कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या है? दैट दे शैल सबमिट एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट दे विल नॉट ले any claim for appointment to the हरियाणा स्टेट अकाउंट सबऑर्डिनेट ग्रुप सी सर्विस कैडर, कि वो इस एसएएस की सर्विस जो ग्रुप सी की सर्विस है वहां पर वो कोई क्लेम नहीं करेंगे एग्जाम होने पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेशन, कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और एग्जाम को क्लियर कर लिया है, इस आधार पर वो क्लेम नहीं कर सकते। फर्दर देयर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज, आगे बता दिया कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ एग्जाम करते ही क्लेम नहीं कर देंगे कि हमने एग्जाम क्लियर कर दिया है, हमें ज्वाइन करवाओ। ये वैकेंसीज पर डिपेंड होगा। कंडीशन ये है कि वैकेंसीज पर डिपेंड होगा एग्जिस्टिंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस की, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसके आधार पर वो होंगे। और इनका रिजल्ट भी, तो रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली, अलग से उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, इन एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे कि होली ओन्ड हमने ऊपर वर्ड यूज किया था कि इसका क्या मतलब है। एंटिटी विच इज परसेंट ओन्ड, परसेंट यानी कि 100%, 100%, सेंट 100 होता है, परसेंट ओन्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ही 100% उसके मालिकाना जो भी हक है वो होली ओन्ड। कंट्रोल्ड, कंट्रोल की गई है, तो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं।
जैसे कि कंट्रोल्ड वर्ड बता रहा है कि कंट्रोल किया हुआ, तो हरियाणा गवर्नमेंट जिस पर कंट्रोल करती है कि कितनी पोस्ट क्रिएट वहां पर करनी है, उसका बजट जो सैंक्शन होना है वो भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, कंट्रोल्ड का मीनिंग मीन्स एन एंटिटी विच इज कंट्रोल्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट whether in regard to the proceedings generally or to specific matter, जनरल या स्पेसिफिक मैटर जो भी कुछ है उन सब के बारे में कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। सच एज, जैसे क्या क्या बताया गया है कि सैंक्शनिंग ऑफ देयर बजट सैंक्शनिंग फॉर देयर क्रिएशन और फिलिंग अप द पर्टिकुलर पोस्ट और द इनेक्टमेंट ऑफ द लीव पेंशन एंड सिमिलर रूल्स, कि इन सभी के ऊपर जो भी कंट्रोल है वो हरियाणा गवर्नमेंट का होगा। तो कंट्रोल्ड का मतलब है कि उनका जो भी बजट है या और दूसरे रूल्स रेगुलेशंस हैं, पोस्ट की क्रिएट करने के लिए बात करें या फिर उन पोस्ट को भरना है, इन सब का कंट्रोल हरियाणा गवर्नमेंट का होगा। तो वो कंट्रोल्ड, होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड दोनों का मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या है जो वर्ड ऊपर यूज किया है। Employees of only those organizations will be eligible to appear in this examination, सिर्फ वही एम्प्लॉई एलिजिबल होंगे इस एग्जाम में अपियर होने के लिए whose entity is covered under both above 1 and 2 explanations, की दो एक्सप्लेनेशंस दी थी, होली ओन्ड हो या फिर कंट्रोल्ड हो, या तो हरियाणा गवर्नमेंट में जिसमें 100% की बात की ओन्ड हो गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन और उसमें जो भी एम्प्लॉइज हैं सिर्फ वही अपीयर कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल होंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए। फोर्थ, इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर एम्प्लॉइज एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उनका HOD यानी कि हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा वो सर्टिफाई करेगा। क्या सर्टिफाई करेगा? कि ये जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करते समय सर्टिफाई करेगा हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि ये एफिशिएंट है, कि हाँ ये कर सकता है और ये एग्जामिनेशन को पास कर देगा, लाइकली टू पास द एग्जामिनेशन। अब उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस इश्यू की गई हैं, इंटीग्रिटी की बात करें तो उस एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी है वो जो भी इंस्ट्रक्शंस इश्यू की गई हैं उसके आधार पर होनी चाहिए, या फिर समय दर समय पर अगर कोई और भी सुधार किया गया है यानी कि कोई भी अमेंडमेंट आया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इश्यू की गई हैं वो फॉलो की जाएंगी। और सर्टिफाई ये भी करना होगा कि जो भी उनका रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का कि वो अच्छा है। तो जिन्होंने कम से कम 70% या इससे ज्यादा गुड और अबव ग्रेडिंग की, इसकी जो ग्रेड है वो गुड या इससे अबव होनी जरूरी है ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर और एक्चुअल सर्विस। तो 3 साल में ही अगर एलिजिबिलिटी हो जाती है तो 3 साल, या कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनकी सर्विस ज्यादा हो चुकी है तो लास्ट 10 ईयर्स के जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसका, उसके अनुसार उसकी जो रिपोर्ट है वो 70% या इससे ज्यादा हो, यानी कि गुड या इससे ऊपर की ग्रेड उसकी होनी जरूरी है। हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कारपोरेशन, फेडरेशंस, अथॉरिटीज विल आल्सो सर्टिफाई। हमने ऊपर होली ऑन्ड और कंट्रोल्ड की बात की थी, तो जो हेड हैं इनके, कोई भी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कारपोरेशन जिसका एम्प्लॉय यहां एग्जाम में अपीयर होना चाहता है तो उनका जो हेड होगा सर्टिफाई करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज होली ऑन्ड 100%। तो इसका सर्टिफिकेट देना होता है, जो आपका नोटिफिकेशन आता है उस वक्त उसके साथ में ही ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी रहता है, तो उस पर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी साइन होता है। एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर एक्सप्लेनेशन मेंशन इन पैरा 3 ऑफ द रेगुलेशन। तो हमने ऊपर होली ऑन्ड, कंट्रोल्ड जो बात की थी वो सब चीजें यहाँ पर जो भी नियम हमने पढ़े हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, वो सब उसके अनुसार हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, उसी के आधार पर, यानी कि 100% ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है तो तभी अप्लाई कर पाएगा।
फिफ्थ में ये बताया है कि कुछ एम्प्लॉइज जो 2014 में एक पॉलिसी के तहत आए थे, तो एम्प्लॉइज रेगुलाइज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी का जो नंबर दिया है, इसके तहत जो भी एम्प्लॉय आए थे उनमें जो भी इश्यू था, कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर कंडीशन बता दी गई है कि वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन ये क्लेम नहीं करेंगे। उनका जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद ही उनकी अपॉइंटमेंट कंसीडर की जाएगी। तो जो भी पॉलिसी थी उसके आधार पर जो भी थे, तो उसमें अलाउड किया गया है, shall be allowed to participate in the examination on provisional basis। प्रोविजनल बेसिस पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। It is made clear that mere participation in the stated written examination shall not create any right। उनका कोई अधिकार नहीं होगा कि एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लिया है तो वो क्लेम कर पाएंगे बेनिफिट इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज फेल इन एसएलपी। अगर वो फेल हो गए तो फिर उनका कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो टाइटल यानी कि जो केस चल रहा है, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस योगेश त्यागी एंड अदर्स, इन्होंने केस कर रखा है। तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है इस मैटर में कि उनका रेगुलराइजेशन सर्विस का होगा नहीं होगा, ये सब फैसले पर डिपेंड है। तो सच कैंडिडेट्स ऑन पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, कि पास होने से ही उनकी अपॉइंटमेंट कंसिडर नहीं की जाएगी ऑन द पोस्ट ऑफ एसओ सेक्शन ऑफिसर टिल द एसएलपी अटेन्स फाइनलिटी, यानी कि उनका फाइनल डिसीजन आने के बाद ही कंसिडरेशन होगा। सिक्स्थ, एग्जाम में अपीयर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अगर उनमें किसी भी प्रकार की अगर शंका होती है या किसी कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी कारण से अगर कोई भी संदेह होता है तो वो इस एग्जाम में एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो नहीं रहेगी। इफ एलिजिबिलिटी ऑफ एनी कैंडिडेट इज डाउटफुल और सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर्स ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ही और शी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो डाउटफुल होने पर एलिजिबिलिटी में कहीं संदेह है, यानी कि कोई किसी प्रकार की कोई प्रोसीडिंग है या कोई कोर्ट ऑफ लॉ की अगर हम ऑर्डर कुछ हैं उनके आधार पर अगर संदेह होता है तो उनकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, वो एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट में कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनमें अधिकार वहां पर रिजर्व किया गया है, यानी उनके पास ये अधिकार है, वो किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उन्हें रिटर्न में ये रीजन देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एफडी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन बाय गिविंग ड्यूली रिकॉर्डेड रीजन देयरफॉर। ये रीजन तो बताना पड़ेगा और लेकिन अधिकार है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड पार्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, हमने बात की थी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट बनाए गए हैं। पार्ट 1 में 5 पेपर होते हैं और पार्ट 2 में 4 पेपर। अगर पार्ट 1 में पास नहीं होता है, who have not passed part 1 of the examination shall not be eligible to appear in the part 2 examination। इसका मतलब ये हो गया कि पहले पार्ट 1 क्लियर करना होगा, उसके बाद ही पार्ट 2 में अपीयर हो सकते हैं। अब चांसेस की बात की गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस फॉर पासिंग द 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो दोनों पार्ट की बात की तो ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिजिडली लिमिटेड टू 6 चांसेस। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की अगर हम बात करें तो 6 चांस दिए गए हैं, ऑफ विच नॉट मोर देन 4 चांसेस में बी टेकन फॉर पासिंग पार्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। चलिए हम दोनों की अलग अलग बात कर लेते हैं कि 1 एंड 2 को मिलाकर टोटल 6 चांस हैं और पार्ट 1 के लिए कहा गया है कि 4 से ज्यादा चांस नहीं होंगे। तो मैक्सिमम 4 चांस अगर हम बात करें पार्ट 1 के लिए तो मैक्सिमम 4 चांस मिल सकते हैं, और अगर 4th चांस में अगर कोई एग्जाम क्लियर करता है तो पार्ट 2 के लिए सिर्फ 2 चांस बचते हैं। टोटल 6 की बात की है और पार्ट 1 के बारे में मैक्सिमम बताया, पार्ट 2 का मैक्सिमम कुछ नहीं बताया है।
तो इस वर्डिंग के आधार पर अगर पार्ट 1 जल्दी क्लियर हो जाता है तो पार्ट 2 में ऑप्शन ज्यादा बच जाती हैं। तो पार्ट 1 में मैक्सिमम 4 चांस मिलेंगे, यही बताया गया है कि विच नॉट मोर देन 4 चांसेस में बी टेकन फॉर पासिंग पार्ट 1। टोटल 6 चांस मिलेंगे आपको एसएएस एग्जाम के लिए, मैक्सिमम चांसेस यही हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के हमने जो 6 चांस की बात की है उसमें आगे कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ एनी एम्प्लॉय फेल्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाया, अप्लाई कर दिया था और लेकिन अपीयर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर उसका चांस काउंट करने के मुद्दे से यहाँ पर और क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ऐसी सिचुएशन जो उसके काबू से बाहर थी, उसके कंट्रोल से बाहर थी, ऐसी सिचुएशन आ गई और वो एग्जाम नहीं दे पाया, अपीयर नहीं हो पाया, तो ऐसी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो एफडी के हैं एट हिज डिस्क्रिप्शन, वो अपने विवेक के आधार पर मे ग्रांट 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑन कंपनसेट ग्राउंड। तो वो अब उनके विवेक पर कि उनको लगता है कि हाँ ऐसी समस्या थी तो वो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और दे सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी थी कि उस एम्प्लॉय कैंडिडेट के बस के बाहर थी, यानी कि उसे काबू से बाहर थी। प्रोवाइडेड फर्दर, आगे और भी कंडीशन बताई है, क्या कहा है, क्योंकि अभी बात करें तो 2021 में भी ये एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी, लोगों ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। तो दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एसएएस पार्ट 2, यानी कि एसएएस पार्ट 2 कंडीशन टोटल 6 जो अभी जिक्र किया गया है चांसेस का, उस मामले में अगर किसी ने एसएएस पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर दिया है इन द ईयर 2021, यानी कि 2021 में जिन्होंने पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर दिया, आज हम बात करें 2024 की, तो 2021 में जब फॉर्म भरे गए थे उसके बाद तो एसएएस पार्ट 2 के पेपर भी हो चुके हैं, तो उस ये इंस्ट्रक्शन 2023 में आई थी। तो एंड हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड 6 और मोर चांसेस, तो 6 चांस टोटल की बात की थी, तो 2021 का तो अभी मैटर खत्म हो चुका है। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उन्होंने एग्जाम दिए हैं, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का एग्जाम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो जो 6 चांसेस की बात की है या इससे ज्यादा चांस वो ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि ये जो नए इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें बदलाव भी हुआ है। तो दोनों पार्ट में जिसने 6 या 6 से ज्यादा चांस ले लिए थे तो दे विल बी अलाउड टू अपीयर इन 2 कंसेक्यूटिव चांसेस, तो उनको 2 चांस देने की बात की गई है। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू देम, उनको आगे कोई भी और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि पार्ट 2 के लिए 2 मौके उनको मिलने हैं। तो एक एग्जाम तो हो चुका है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पहले फॉर्म भरे हों, एक पेपर क्लियर किया हो, फिर 2 किए हों, तो इस प्रकार समय ज्यादा ले लिया हो, यानी कि 5 या 6 से ज्यादा की बात करेंगे इधर कि 6 से ज्यादा अगर चांसेस ऑलरेडी अवेल कर लिए थे, तो ये इंस्ट्रक्शन अभी आई है, उस वक्त नहीं था कि 6 चांसेस में क्लियर करना ही होगा। तो इस हिसाब से अब ये क्लियर कर दिया कि जिन्होंने 6 या 6 से ज्यादा चांस ले लिए थे उनको अब 2 मौके पार्ट 2 के और दिए जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो 10 नंबर है, इसमें बताया गया है कि अगर आपके जो एग्जाम होंगे किसी भी इंडिविजुअल पेपर में 45% से कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें एग्रीगेट वो 50% होना चाहिए, यानी कि आपका जो टोटल बनेगा वो 50% होगा। इंडिविजुअल पेपर की बात करें तो 45% मिनिमम, अगर इससे कम आ गए और भले ही आपकी टोटल परसेंटेज 60% या ज्यादा भी बन जाए तो भी एग्जाम क्लियर नहीं माना जाएगा, जिसमें पेपर में एटलीस्ट 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट अलग अलग पेपर के हिसाब से है, और सभी का टोटल की अगर बात करें तो वो कम से कम 50% होना जरूरी है। अब पार्ट 1 की एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 पेपर हैं, पांचों पेपर अगर एक साथ क्लियर होते हैं, इंडिविजुअल पेपर में 45% या इससे ऊपर है और एग्रीगेट 50% या इससे ऊपर है तो वो क्लियर है। अदरवाइज पांचों पेपर में से किसी एक पेपर में अगर फेल हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में 60% मार्क्स जिस पेपर में हैं वो पेपर दोबारा नहीं देना होगा, अदरवाइज सारे पेपर फिर से देने होंगे। इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में 45% से कम नंबर नहीं होना चाहिए।
and 50% in the aggregate of all the subjects in each part of the examination, part 1 and part 2 में टोटल एग्रीगेट जो बात कर रहे हैं वो 50% कम से कम होना चाहिए। पर पेपर की बात करें तो 45 मिनिमम है, लेकिन हर एक पार्ट में 50% मिनिमम एग्रीगेट की कंडीशन है। कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 60% मार्क्स और मोर, 60% या इससे अगर ज्यादा अगर किसी के नंबर आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इन एनी सब्जेक्ट, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर इन दैट सब्जेक्ट, उसको वो पेपर दोबारा नहीं देना होगा। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आपने 2 पेपर पास किए, 2 पेपर में अपियर हुए आप, और उसमें 60% या इससे ज्यादा नंबर आते हैं तो ये पेपर दोबारा नहीं देने होंगे। अदरवाइज अगर इससे कम होते हैं तो आपने 5 पेपर दिए हों, 2 दिए हों, 3 दिए हों, आप जितने में भी अपियर हुए वो आपका क्लियर एग्जम्प्टेड नहीं होगा। मिनिमम 60% अगर है तो वो दोबारा नहीं देना होगा। लेकिन अगर 5 पेपर एक साथ अगर आप देते हैं और इंडिविजुअल पेपर में 45% या इससे ऊपर है और एग्रीगेट 50% है तो आपका एग्जाम क्लियर है, यानी कि एग्जम्प्टेड आप हो जाएंगे, सारे पेपर आपके क्लियर माने जाएंगे। 60% की बात तब की है अगर आप सारे पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं, यानी कि 50% एग्रीगेट नहीं बनती है, या इंडिविजुअल पेपर में कोई इश्यू आ जाता है, तो किसी 1, 2 या 3 पेपर में जिसमें 60% आपका मार्क्स है वो पेपर दोबारा नहीं देने होंगे, बाकी आपको फिर से देने होंगे, रीअपियर होना पड़ेगा। अब प्रोवाइडेड, फिर कंडीशन क्या कहती है कि दैट द कंडीशन मेंशन्ड अबव, अभी हमने जो 45, 50% और 60% की बात की है तो ये नए रूल के हिसाब से है, तो पहले जो रूल अलग थे तो ये परसेंटेज 40% और ये अलग अलग थी। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी उनके लिए यहां बताया है कि ऑब्टेनिंग द पासिंग मार्क्स दैट शैल नॉट बी अप्लीकेबल ऑन दोज कैंडिडेट्स, ये उन कैंडिडेट्स पर लागू नहीं होगी हु हैव ऑलरेडी पास्ड एसएस पार्ट 1, जिनका पार्ट 1 क्लियर हो चुका है, एंड आल्सो अप्लाइड फॉर पार्ट 2, और पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि उनके वक्त जो रूल थे उन रूल के अनुसार उनकी प्रोसेस चल रही है। ये इंस्ट्रक्शंस अभी आई हैं तो ये उनके ऊपर लागू नहीं होंगी जिन्होंने 2021 में अप्लाई किया था। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि फॉर सच कैंडिडेट्स द कंडीशंस मेंशन्ड इन द रेगुलेशंस ऑफ 1987 ऑफ सिक्योरिंग पास मार्क्स शैल बी एप्लीकेबल, वो पुराने वाला उनके लिए लागू रहेगा। इज दैट क्या है, इन ऑर्डर टू सिक्योर ए पास ए कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन नॉट लेस देन 40, अभी नए रूल में 45% है इन ईच सब्जेक्ट एंड 45% इन एग्रीगेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये पुरानी वाली कंडीशन उनके लिए लागू है जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए 2021 में अप्लाई किया है, उनके लिए 40% ईच सब्जेक्ट में, एग्रीगेट 45%। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 45% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होगा और 60% जिस सब्जेक्ट में ले लिए हैं वो दोबारा नहीं देना होगा। तो हमने जो परसेंटेज की बात की है 45%, 50%, 60%, अलग अलग जो कंडीशन है उसके साथ में एक कंडीशन मिनिमम मार्क्स की भी है कि अगर 20% से कम नंबर आते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई 20% नंबर भी नहीं ले पाता है कोई कैंडिडेट तो उसको 2 चांसेस के लिए डिबार कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ए कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर 20% मार्क्स, कि वो 20% मार्क्स भी नहीं ले पाता है, फेल हो जाता है 20% गेन करने में भी, यानी कि इतना भी नहीं ले पाता है एग्रीगेट, यहां बात की इन द एग्रीगेट, तो शैल बी डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 चांसेस। अगर एग्रीगेट 20% भी नहीं बनते हैं तो वो 2 चांसेस के लिए, यानी कि एग्जाम में आगे अपियर नहीं हो पाएगा, 2 चांस रोक दिए जाएंगे उसके, कि वो 2 चांस और जब निकलेंगे उसके बाद फिर से उसको मौका मिलेगा, लेकिन 2 चांसेस के लिए डिबार कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। अगर 20% मार्क्स भी एग्रीगेट नहीं ले पाता है तो कि ईच कैंडिडेट शैल पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस, फीस की बात कर रहे हैं कि हर एक कैंडिडेट को फीस देनी होगी जो भी नोटिफिकेशन में होगी। जब एप्लीकेशन इनवाइट की जाएंगी उस वक्त नोटिफाई किया जाएगा कि फीस कितनी है,
और जो फीस एक बार पे कर दी जाएगी दैट शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस, वो किसी भी मामले में रिफंड नहीं होगी। फिर सिलेबस के बारे में बताया है कि जो भी सिलेबस यहां दिया गया है इन रेगुलेशंस में, तो कैंडिडेट्स में ब्रिंग देयर ओन बुक्स। तो आपके जो एग्जाम है, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो विदाउट बुक्स हैं और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो आपके विद बुक्स हैं। तो जिनमें आपका विद बुक्स का पेपर है, सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप बुक्स ला सकते हैं। तो सिलेबस यहां पर बात करें तो candidates may bring their own books as prescribed in the syllabus where papers are allowed to be answered with the aid of books, कि बुक्स की सहायता से जो आप पेपर दे सकते हैं उन पेपर्स में आप बुक लेकर चले जाएंगे, ये यहां पर इस रूल में बताया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिस्क्राइब है, यानी कि उन्होंने जो भी फॉर्म दिया है, जो फॉर्मेट है, उसमें फॉर अपियरिंग इन द स्टेट एसएस एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल एट ई ग्रास पोर्टल। तो वो ई ग्रास पोर्टल पर आपका जो भी फॉर्मेट है वो वहां पर रहेगा आपके अप्लाई करने का इन ड्यू कोर्स जो भी यहां पर है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो आपको भरना है, जिसमें आपको फीस और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो अपलोड करने होते हैं, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सिग्नेचर भी होता है, उसके थ्रू ही रहेगा क्योंकि उसका साइन होना जरूरी है। एचओडी होगा या फिर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा उसके साइन के बाद ही वो अपलोड होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, पूरा भरा हुआ, यानी कि सभी जो भी कॉलम वगैरह दिए हैं पूरे अपडेट करने के बाद अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फी डिपॉजिट, कि आपने जो फीस डिपॉजिट की है उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो, जिस पर एचओडी के साइन होंगे, कोई सर्टिफिकेट, कोई एफिडेविट देना है, ये सब चीजें। एंड पर्टिकुलर्स शुड बी सबमिटेड थ्रू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय हु विल सेंड हिज फॉर्म along with his recommendations to the Director T&A Department Haryana so as to reach it by the last date that may be fixed। तो अभी ई ग्रोस पर जो फॉर्मेट दिएगा तब उसी पर डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं, जो भी साइन करने के बाद स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। Appointment of successful candidates shall be subject to the provisions laid down in Haryana State Accounts सबॉर्डिनेट ग्रुप सी सर्विस रूल्स 2022 में इन्होंने अपने जो भी रूल्स दिए हैं उसके आधार पर, उसमें जो भी रूल्स दिए गए हैं उसी के आधार पर ही उनकी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी पास कर देंगे एग्जामिनेशन को। द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कोई सर्टिफिकेट मांगा है कैंडिडेट का, विल बी वेरीफाइड आफ्टर क्वालिफाइंग द एसीएस पार्ट 2 एग्जामिनेशन, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो वेरीफाई होंगे जब आपका एसएस पार्ट 2 भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप उसको भी क्वालिफाई कर देंगे तो उसके बाद वो वेरीफाई होंगे। तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ भी अगर मिल जाती है, इफ एनी फैक्ट्स ऑफ ए कैंडिडेट आर फाउंड इनकरेक्ट एट एनी स्टेज, पता लगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय पता चला कि ये सही नहीं है, इनकरेक्ट है, ऐसी सिचुएशन में हिज और हर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड, यानी कि उसका पास करने का भी फायदा फिर नहीं होगा, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने एग्जाम दिया है कैंडिडेट ने वो इनकरेक्ट निकला, तो उसका जो कैंडिडेट का कैंडिडेचर है वो उसके लिए लायबल फिर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में सीधे से शब्द ये कि अगर इनकरेक्ट मिलता है कोई वेरिफिकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट या जो भी सर्टिफिकेट मांगा है तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी। इसके बाद एनेक्सर 2 जो दिया गया है इसमें आपका सिलेबस फॉर हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का सिलेबस दिया गया है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री की बात की, पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में पेपर होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो परसेंटेज कितनी होगी,
कि जब क्वालिफाई माना जाएगा, किसी पेपर में परसेंटेज कम रहेगी तो कंडीशन है मिनिमम मार्क्स अगर नहीं लेता है तो डी बार 2 चांसेस के लिए कर दिया जाता है। तो ये सारी कंडीशंस जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कौन एलिजिबल है, अप्लाई कौन कर सकता है और आगे क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, फीस के बारे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के वेरिफिकेशन यानी कि उनका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कि वो 100% ओन्ड हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी ये आपकी एलिजिबिलिटी जो बनती है कि आप इस एग्जाम में अपियर हो पाएंगे या नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी के कंडीशन सारी कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं तभी आप की अपॉइंटमेंट पॉसिबल है कि आप सभी एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो सिलेबस की हम करेंगे अलग से डिस्कशन। समय दर समय पर हम एसएएस से रिलेटेड जो भी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। एसएएस एग्जाम के कंसर्न वीडियोस जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इन सब की वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, तो जिसमें कैंडिडेट को कुछ फायदा हो सकता है कि किस प्रकार का प्रैक्टिकल या थ्योरी आपसे पूछी जाती है। इन सब की वीडियोस भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।